रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां निकलने के पश्चात बोर ने अपना परमाणविक मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि रदरफोर्ड अपने मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे। यानी कि उन्होंने जो बताया था परमाणु के संबंध में उन्होंने जो बताए थे, तो परमाणु के स्थायित्व की बात उनके द्वारा नहीं कही गई थी। वो उनके मॉडल की प्रमुख कमी थी। उस कमी को ही दूर करने के लिए बोर्ड ने अपना परमाणविक मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि रदरफोर्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार पथ पर गति करने की बात तो कही गई थी, लेकिन जब वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो ऊर्जा विकृत होगी। वो ऊर्जा विकृत किस प्रकार से नहीं हो और परमाणु का स्थायित्व बने, वो नहीं समझा पाए थे। हम सबको विदित है परमाणु स्थायी होता है, लेकिन रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु की अस्थिरता उत्पन्न हुई, अतः बोर्ड को परमाणु मॉडल प्रस्तुत करना पड़ा। और बोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने पर उनकी अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षाएं कहा। किन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा सकते हैं, वो एक निश्चित कक्षा है, उनकी तय है, उन निश्चित कक्षाओं में ही वो चक्कर लगाते हैं। और चक्कर लगाने की जो कक्षाएं हैं इनको उन्होंने विविध कक्षा कहा। और जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। यानी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे, लेकिन उन्होंने ऊर्जा विकिरण की बात नहीं की थी। लेकिन बोर ने यही बताई कि जब वह नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऊर्जा है वो निरंतर नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को निरंतर प्रदान हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं, जिसके कारण से ऊर्जा का निरंतर उनको प्रभाव मिलता रहता है और वह वृत्ताकार पथ पर निरंतर गति करते रहते हैं। छोटा सा उदाहरण है, हमारी पृथ्वी निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बिना रुके बिना थके वह 365 दिन के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। अगर हमारी पृथ्वी को ऊर्जा लगातार न मिलती होती तो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा का विकिरण होता और ऊर्जा का ह्रास होते ही वो सूर्य के अंदर जाकर समाहित हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही उसको ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, जिसके कारण से वो एक बीच में बल काम करता है जो उनको जोड़े रखता है। और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वही प्रकार यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से निरंतर ऊर्जा का प्रभाव ग्रहण करते हैं और निरंतर लगातार यह बिना ऊर्जा के विकिरण के तहत चक्कर लगाते रहते हैं। इन जो चक्कर वाले भावों को विविध कक्षाएं कहा बोर ने, और इन विविध कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या कोश कहा जाता है, क्योंकि इनको ऊर्जा यहाँ से प्रदान होगी। तो ऊर्जा स्तर या कोश या कक्षा कहा जाता है, और इन सभी के अलग अलग नाम है वो दिए गए हैं। नाभिक के बिल्कुल नजदीक वाले भाग को के कक्ष कहा जाता है, नाभिक के दूसरे जो भाग है उसको एल कक्ष कहा जाता है, नाभिक के तीसरे भाग को एम कक्ष कहा जाता है, और चौथे भाग को एन कक्ष या एन कोश भी कह सकते हैं। संख्यात्मक रूप से इनको नाभिक के पास से हम नजदीक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से अंकों का विभाजन है वह भी किया जा सकता है। आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमाणु की स्थितियां के अंतर्गत आगे आगे कक्षकों की संख्या भी बढ़ोतरी होती रहती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के संदर्भ में। इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कैसे होता है, इसके लिए हम पढ़ते हैं। इसके लिए 3 नियम हैं। पहला नियम है कि किसी कक्षा में या कोश में, कक्षा या कोश से संबंधित है कि या किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निरूपण किया जाता है, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे उसके लिए एक सूत्र है 2n²। n का मतलब यहाँ पर कोश की संख्या से है, यानी कि कोश कौन सी संख्या के अंतर्गत आ रहा है। फिलहाल हम 4 कोशों के बारे में पढ़ते हैं। पहले कोश यानी कि के कक्ष के लिए के कक्ष का निरूपण हम यहाँ करते हैं। जैसे ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पथ हमने बना दिए हैं। ये पहला कक्ष आपके के कक्ष कहलाता है, दूसरा कक्ष आपके एल कक्ष कहलाता है, तीसरा कक्ष आपके एम कक्ष कहलाता है और चौथा कक्ष आपके एन कक्ष कहलाता है।
और संख्यात्मक निरूपण करेंगे नाभिक के बिल्कुल नजदीक नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 4। इस प्रकार से एक अक्ष का निरूपण होता है। k अक्ष के लिए k अक्ष संख्यात्मक रूप में 1 नंबर पे है, 2n कोश की संख्या k के लिए 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले कोश में आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। दूसरा यानी कि L कक्ष के लिए हम करते हैं निरूपण। 2 L कक्ष 2 नंबर पे है, इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर की 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ये अधिकतम संख्या रहेगी, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तीसरे कक्ष के लिए चलते हैं M कक्ष। M कक्ष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से 3 की स्क्वायर की हो जाएगी, क्योंकि 3 नंबर पे है, 3 का 3 से गुना करेंगे तो 9 आएंगे और अधिकतम इलेक्ट्रॉन है 18। उसी प्रकार से अंतिम जो है n कक्ष के लिए आगे हम बढ़ेंगे तो 2n स्क्वायर बराबर 2 × n 4 नंबर पे है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और आप कह जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपको प्रत्येक कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या का निरूपण करना है 2n स्क्वायर, यानी कि यह ऊर्जा स्तर के आधार पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। दूसरा नियम यह है कि सबसे बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रह सकती है। सबसे बाहरी कोश का मतलब जैसे पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके 2 रहेगी, दूसरे कोश में 8 रहेगी, तीसरे कोश में यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लेकिन जो बाहरी कोश आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही रहनी है। ये दूसरा नियम है, यानी कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही रहनी है, इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे। ये दूसरा नियम है। अब 8 रहेंगे तो आप कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, ये किस प्रकार से? तो 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा स्तर का एक प्रभाव है, यानी कि पहला और दूसरा कक्ष तो समान रूप से भर ही रहा है, जिसमें पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, लेकिन तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उन 8 इलेक्ट्रॉनों में समाहित होगी जो हम तीसरे कक्ष में रखेंगे। यानी कि आपको तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने हैं, इलेक्ट्रॉन तो 8 ही रहेंगे, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी और चौथे कक्ष में उनकी ऊर्जा 32 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी, लेकिन आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं। आगे कोश बढ़ते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो उस 2n स्क्वायर के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के बराबर रहेंगे। यह है दूसरा नियम। तीसरा नियम है कि किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक उसका कोश भर नहीं जाए। यानी कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब तक उस कोश में भरेंगे नहीं तब तक अगला कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। यानी कि पहला कक्ष जब तक पूर्ण रूप से भरेगा नहीं तो दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की स्थिति पहुंचेगी नहीं, दूसरा कक्ष पूर्ण रूप से भरेगा नहीं तो तीसरे इलेक्ट्रॉन में स्थिति जाएगी। तो हमको पता है कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 जब पूरे होंगे तब अगला दूसरे में जाएगा, फिर 8 पूरे होंगे तो अगले में वापस स्थानांतरित होंगे, फिर अगले में स्थानांतरित होंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाता हूँ किस प्रकार से वह इलेक्ट्रॉन इधर उधर किए जाएंगे। जैसे स्थिति में सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन पार्ट 3 में आपने इसके परमाणु क्रमांक पढ़े होंगे। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसकी व्यवस्था बनाते हैं हम, ये बीच का नाभिक, ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की 1 होगा, वो इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पर आपके निरूपित होगा। अब हमको अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसके पास 2 है नहीं। अगर मान लो
दूसरा कोई तत्व है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 2 है या उससे अधिक है, जैसे हम लेते हैं लिथियम। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक 3 होता है, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसकी व्यवस्था कैसे होगी? तो 1 2 3 और 4। अब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पहले कक्ष में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने जब ऊर्जा स्तर का निरूपण किया तो अधिकतम पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, दूसरे में 8 की होती है, तीसरे में 8 की होती है, चौथे में भी 8 की होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी कि एक कक्ष पूरा भर गया। तो अगले कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, यानी कि जो पीछे बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अगले कक्ष में आपको देना है। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। जैसे ऑक्सीजन के लिए चलते हैं हम। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका जो निरूपण है वो निरूपण भी उस 8 के आधार पर ही होगा। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। पहले कक्ष में अधिकतम 2 रहेंगे, ये 2 रहेंगे, यानी कि 8 में से 2 चले गए, पीछे कितने रहे? 6 रहे। अब 6, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 यहाँ दे दूं, 3 यहाँ दे दूं, नहीं, क्योंकि दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 होने चाहिए। हमारे पास तो 6 ही पड़े हैं, तो 6 पूरे यहीं एडजस्ट किए जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस प्रकार से आपको व्यवस्थाएं करनी है। पहले कक्ष में 2 रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 8 रहेंगे और चौथे में भी 8 रहेंगे। अब यहाँ पर आप 8 थे, तो पहले में 2 रख दिए, दूसरे में 6 रख दिए। अगर मान लो क्लोरीन होता, क्लोरीन की स्थिति होती, अगर मान लो यहाँ पर क्लोरीन की बात होती, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है आपके 17 होता है। तब यहाँ पर व्यवस्था कैसे होगी? तो पहले कक्ष में आपको 2 रखने हैं, 17 में से 2 गए, पीछे रहे 15, 2 रख दिए। अब हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन बच गए। 15 में से दूसरे कक्ष में 8 डालने हैं, पीछे बच गए 7, यानी कि 8 डालने के लिए पूरा कक्ष बच जाएगा। 8 से अधिक होते ही अगले कक्ष में चला जाएगा। ये 7 और ये 8, ये 8 डाल दिए, अगले कक्ष में 7, और अगले कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 है, 7 ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो करना है। इन 3 नियमों को याद रखते हुए इलेक्ट्रॉन की वितरण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जाएगी। आगे है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 1932 में, सन 1932 में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है जेम्स चैडविक। उन्होंने परमाणु में एक और अपरमाणु कण की खोज की जो आवेश में बिल्कुल नगण्य थी और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर थी। प्रोटॉन हम सबको विदित है, नाभिक में उपस्थित धनावेशित वाला भाग जिसको प्रोटॉन कहते हैं, उस प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर आवेश रहित भाग जेम्स चैडविक ने 1932 में खोज निकाला, जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी जो तत्व है, परमाणु है, उन परमाणु में यह मौजूद होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। इनको n से निरूपित किया जाता है, स्मॉल n से इसको निरूपित किया जाता है न्यूट्रॉन को। स्मॉल n से इसका निरूपण होता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, यानी कि यह नाभिक में ही उपस्थित होते हैं और परमाणु के नाभिक में ये उपस्थित होते हैं जहां पर प्रोटॉन भी होते हैं। अतः इस परमाणु का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो कुल योग होगा वो कुल योग ही
इसका परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। वो परमाणु के द्रव्यमान के लिए उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं संयोजकता। संयोजकता पिछली कक्षाओं में संयोजकता के बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। संयोजकता, इसमें एक शब्द है संयोजक। संयोजक शब्द एक प्रकार से कहें तो संयोग से बना है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि यहाँ पर हम परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जुड़ना, उस जुड़ने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वो उसकी संयोजकता होती है। यानी कि परमाणु के परस्पर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे को उसकी संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता कहा जाता है, यानी कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितने, एक परमाणु दूसरे परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है, वो उसकी संयोजकता होती है। तो आइए हम संयोजकता के लिए कुछ देखते हैं कि किस प्रकार से परमाणु अपने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनों का साझा करवाते हैं। जैसे तत्व है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये आपस में संयोजित होकर एक दूसरे की संयोजकता लेकर आपस में जुड़ा है। इसमें दो तत्व हैं, एक है सोडियम जिसको Na से निरूपित करता है, एक है क्लोरीन जिसको Cl से निरूपित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो बोर की व्यवस्था उसके अनुसार इसका टुकड़ा करते हैं। तो पहले कक्ष में 2 रहेंगे, दूसरे कक्ष में 8 जाएंगे, 8 और 10, 11 में 10 गए, पीछे रहे 1, यानी 3 कक्ष भरेंगे। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। यहाँ पर 17 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब ध्यान रहे इसका एक कक्ष है, इसको अगर अपना कक्ष भरना है तो तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमको पता है 8 होने चाहिए, यानी कि इसको +7 की जरूरत है, इसको +1 की जरूरत है अधिकतम 8 के लिए। ध्यान रहे संयोजकता में हमेशा कोई भी परमाणु अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4 ही स्थानांतरित कर सकता है या 4 ही ले सकता है, 4 से अधिक नहीं ले सकता, और इसको 4 से अधिक की जरूरत है। अतः ये किसी से लेगा नहीं, यह किसी अन्य को अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में इसने दे दिया, इसने ग्रहण कर लिया, दोनों एक दूसरे के साथ संयोजित होकर यौगिक के रूप में स्थापित हो गए। इसी प्रकार से व्यवस्थाएं हैं वो आगे बढ़ती है, इसको संयोजकता बोलते हैं। यानी कि दूसरी परिभाषा हम देखें तो परमाणु की इलेक्ट्रॉनीय स्थिति के आधार पर अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी कि दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्णता प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूर्णता प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स आवश्यक होते हैं वह उसकी संयोजकता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। आइए देखते हैं संयोजकता के बारे में, विभिन्न तत्वों के बारे में। तो
सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक प्रतीक और फिर परमाणु क्रमांक। कुछ आपको बताता हूं मैं। परमाणु क्रमांक के बाद हम चलेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति में और उसके बाद इसकी संयुक्ता निकलेगी। ध्यान रहे संयुक्ता 4 से अधिक का स्थानांतरण नहीं होता, यानी कि अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर 4 से अधिक चाहिए तो उसमें से घटा दीजिए, 8 में से घटा दीजिए, कितने उसको शेष बचते हैं वह उसकी संयुक्ता होगी। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक 1, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक है इलेक्ट्रॉन भी उतना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपके 1, इसकी संयुक्ता मिल जाएगी 1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। या तो ये ग्रहण करेगा अपने पहले कक्ष को पूर्ण करने के लिए 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी संयुक्ता आपके 1 हो जाएगी। दूसरी हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम इसका प्रतीक है He, परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 होगा, क्योंकि पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। संयुक्ता भी हो जाएगी 2, या तो 2 दे देगा किसी को या फिर 0 लेगा, क्योंकि इसको दूसरा कक्ष भरने की जरूरत भी नहीं, पहला कक्ष का ऑलरेडी भरा हुआ है। जैसे तीसरा लिथियम। लिथियम में आप देखेंगे तो इसका Li परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉन विन्यास जोड़े तो पहले में 2, दूसरे में 1। अब पहला कक्ष भरा हुआ है, दूसरा कक्ष खाली है, 7 की जरूरत है अष्टक पूर्ण करने के लिए, और अधिकतम 4 ही चाहिए, यानी कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन संयुक्ता के तौर पर दे सकता है, देगा लेगा क्योंकि 7 आएंगे नहीं। उसी प्रकार बेरिलियम का भी 4 2 2, इसकी संख्या 2 हो जाएगी क्योंकि 6 की जरूरत है, 6 आएंगे नहीं। उसी प्रकार कार्बन C से निरूपित करते हैं, इसका 6 होता है, तो इसकी जो व्यवस्था हो जाएगी 2 और 4। अब इसका अष्टक पूर्ण करने 4 की जरूरत है, तो यह 4 की संयुक्ता रखता है, प्लस और माइनस में दे भी सकता है ले भी सकता है। पांचवा आपके जैसे नाइट्रोजन में वापस हो जाएगा आपके N 7 2 और 5 है, 8 में से 5 चले गए, 3 ये दे सकता है। इसी प्रकार से आपको संयुक्ता सेट करनी है। जैसे सोडियम के लिए वही बात, सोडियम का Na 11 नंबर परमाणु क्रमांक होता है, व्यवस्था करेंगे तो 2 8 1 में अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि देगा तो प्लस। ध्यान रहे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन का प्रदान या आदान नहीं करेगा। अब जो प्रदान कर रहा है वो प्लस है, जो प्रदान नहीं कर रहा है वो माइनस है। यानी कहने के तात्पर्य यह कि जहां पर इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति है, यानी कि कोई भी त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास अधिक पड़ा है, धनावेश होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन त्याग रहा है प्लस में, हीलियम त्याग रहा है प्लस में, ये भी त्याग रहा है प्लस में, ये भी त्याग रहा है प्लस में। यह दे भी सकता है इसलिए प्लस माइनस। लेकिन अब यहाँ पर ये ग्रहण कर रहा है, ये वापस ग्रहण कर रहा है, क्योंकि 5 जाएंगे नहीं, ये जो यहाँ पर वापस ये त्याग रहा है प्लस में। तो जहां 5 4 से अधिक है वो ग्रहण करेगा, जहां 4 से कम है वो त्यागेगा। त्यागने वाला धनावेशित होता है और ग्रहण करने वाला ऋणावेशित कहलाता है। वो सही लिखता उसकी ऋणावेशित होगी, ग्रहण करने वाला ऋणावेशित। आगे है आप लोग चाहें तो ये जो बीच में मैंने छोड़े हैं और इससे आगे 18 तक आपकी किताब में सारणी दी हुई है, उस सारणी में संयुक्ता बनी हुई है।
आप चाहें तो किताब का सहारा लेकर उसको कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से जो छोड़ दिए हैं परमाणु क्रमांक 5 छोड़ा मैंने, 8 छोड़ा, 9 छोड़ा, आगे 10 छोड़ा, फिर 12, 13, 14, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तब हम सबकी जो संयुक्ता है वो निकालना जाएगा। अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉनों में से घटाने या उसमें से कितने कम पड़ रहे हैं, कितने अधिक शेष हो रहे, उसके आधार पर आप अपनी संयुक्ता को सेट कर सकते हैं, संयुक्ता को बरकरार कर सकते हैं। आगे है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में हम सभी को विदित है परमाणु संख्या, या उसको परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं। हम सबको विदित है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। हम सबको पता है कि जितना भी धनावेश होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, और नाभिक में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन ही उसका धनावेशित वाला भाग है। तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और ये प्रोटॉन ही परमाणु संख्या कहलाते हैं। यानी कि हमारे नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। जेड से निरूपित करते हैं, इसे जेड से निरूपित करते हैं, यानी कि इसको जेड से लिखते हैं, इस प्रकार से जेड से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में निरूपित करते हैं या निरूपित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया था, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने उपस्थित होते हैं? 1 होते हैं, तो इसकी परमाणु संख्या भी 1 होगी। यानी कि प्रोटॉन धनावेशित भाग 1 होता है, परमाणु संख्या भी 1 होगी। ये इसकी परमाणु संख्या है। जितने प्रोटॉन है उतनी परमाणु संख्या। हीलियम में 2, तो इसकी परमाणु संख्या भी 2 रहेगी। उसके बाद हम लिथियम में 3, तो इसकी परमाणु संख्या भी 3 रहेगी। कार्बन में 6, इसकी परमाणु संख्या भी 6 रहेगी। ऑक्सीजन में 8, इसकी परमाणु संख्या भी 8 रहेगी। मैग्नीशियम में 12, इसकी परमाणु संख्या भी 12 रहेगी। एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं, 13 परमाणु संख्या होगी। यानी कि जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे वह प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक के रूप में निरूपित किए जाते हैं और इसे जेड से निरूपित किया जाता है। अतः एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है वह आपके परमाणु क्रमांक कहलाती है।